नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में मदद मांगने गया पाकिस्तान खुद फंसा। सुरक्षा परिषद ने जमकर लगाई लताड़। सभी सदस्यों ने पाकिस्तान पर लगाया हालात बिगाड़ने का आरोप। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आईएसआई समर्थित सीमा पार आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी सामग्री का जखीरा बरामद। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक। 244 चिन्हित जिलों से लेकर गांव स्तर तक मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गाजा पर कब्जा करने के इजराइल के नाम प्लान को कैबिनेट की मंजूरी। अमेरिका का मिला साथ। वहीं संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियां उन्होंने की निंदा। और खेल की खबरों में कर्नाटक के तैराकों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दिखाया दम। एक ही दिन में जीते 4 स्वर्ण पदक। आज भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी कर रहे हैं जोर आजमाइश। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल सोमवार को बंद दरवाजे के पीछे हुई यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने सोचा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाकर भारत पर दबाव बना लेगा, लेकिन यूएनएससी में पाकिस्तान उल्टा फंस गया और सदस्यों ने उसे जमकर खरी खोटी सुनाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सदस्यों ने पाकिस्तान से कई मुश्किल और कड़े सवाल पूछ डाले और पहलगाम आतंकी हमले पर जवाबदेही तय करने के लिए कहा। यूएनएससी की बैठक में सदस्यों ने पाकिस्तान से पूछा कि क्या पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर तौयबा का हाथ था या नहीं। दरअसल पाकिस्तान ने दिखाने की कोशिश की कि भारत पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में उस पर हमला करना चाहता है। हालांकि सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान के इस तर्क को खारिज कर उसे उल्टे हमले के लिए लश्कर तौयबा के लिहाज से भूमिका पर ही सवाल पूछ डाले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले में कड़ी निंदा उसकी की गई और उसकी जवाबदेही तय करने की मांग भी की गई। कुछ सदस्यों ने खासकर इस बात पर सवाल उठाए कि पहलगाम में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। इसकी भी सदस्यों ने कड़ी निंदा की। पाकिस्तान द्वारा हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइलों का जो परीक्षण किया गया है, सुरक्षा परिषद के कई सदस्यों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि पाकिस्तान बिना उकसावे वाली कार्रवाई करता है। पाकिस्तान की कोशिश थी कि मामले को सुरक्षा परिषद में उठाकर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए और भारत पर दबाव बने कि वो सैन्य कार्रवाई ना करे, लेकिन उसकी ये कोशिश धरी की धरी रह गई और सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को सलाह दी कि वो भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय तरीके से अपने मुद्दों को सुलझाए। और अखिलेश सुमन इस बड़े मुद्दे पर हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान के लिए ये नया नहीं है, जबकि हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कई मंचों पर पाकिस्तान अखिलेश इस राग को अलापता है, यानी कि कश्मीर का मुद्दा, फॉल्स फ्लैग की बात और कहीं ना कहीं हमदर्दी लेने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो दो टूक और बहुत कड़ी फटकार लगी है पाकिस्तान को। देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अभी अस्थायी सदस्य है। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उसमें एक पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान की दोस्ती यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर जो चीन है उसके साथ साफ साफ झलकती है, लेकिन कोई भी उसके सहयोग में नहीं आया सामने। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यह प्रस्ताव जब आया, पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव दिया था दरअसल, और पाकिस्तान का प्रस्ताव पर ही उसे चपत लग गई। ग्रीस की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने इस पूरे घटना की ब्रीफिंग की जो पाकिस्तान ने अपना तरफ से दिया था, और उस पे सदस्यों ने लगातार एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू कर दिए। सबसे ज्यादा जो जिस बात पर बहुत ऑब्जेक्शन था, वो ऑब्जेक्शन था कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो हमला है इसकी बात क्यों छोड़ी।
क्योंकि दुनिया में देखिए सबसे ज्यादा जो संवेदनशील मामला है, वो संवेदनशील मामला अगर कोई न्यूक्लियर आर्म्स को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, उसके नाम पे अपने आप को अहंकारी दिखाने की कोशिश करता है। आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को कह रहे थे कि वो तीसरा विश्व युद्ध अगर न्यूक्लियर हो सकता है। तो इस बात पे लोगों में बहुत गुस्सा है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार की बात क्यों कही, कि न्यूक्लियर हमला वो कर सकता है। दूसरी बात इस बात पे है कि देखिए जो 24 पर्यटक है, निरपराध पर्यटक है, इस बात पे लोगों का था कि देखिए दुनिया में पर्यटन अभी काफी बढ़ा है, सभी देश पर्यटन सभी देशों में जाते हैं, और ऐसे में उन पर्यटकों से उनका धर्म नाम पूछकर, धर्म पूछकर और इस बात पे गोली मारी जाएगी, तब तो दुनिया में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। तो इस बात पे भी लोगों का बहुत ऑब्जेक्शन था। तीसरी बात यह थी कि लोगों को इस बात पे लग रहा था कि आप हमला हुआ है भारत के अंदर, हमला हुआ है कश्मीरी लोगों के पूरी इकोनॉमी पर, जो शांति की तरफ बढ़ रहा था कश्मीर एक लंबे समय के बाद, वहां आतंकवाद लगातार नीचे जा रहा था और आप भारत पे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने इसीलिए पूछा कि एलईटी का हाथ है, आप एलईटी का हाथ क्यों नहीं बता रहे जी। अब पाकिस्तान के सामने जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं था, और पाकिस्तान को इस बात पे मुंह की खानी पड़ी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और निश्चित तौर पे उन्होंने दांव दूसरा चला था और दांव खुद उनके खिलाफ पड़ गया। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भारत के साथ मसला है तो उसको बातचीत से हल कीजिए, लेकिन इंटरनेशनलाइज मत कीजिए, इस मसले को आप अंतर्राष्ट्रीयकरण मत कीजिए, इस मसले को आप आपसी बातचीत से तय कीजिए। वो जो पुराना उसूल है भारत और पाकिस्तान के तहत, शिमला समझौता के तहत और अन्य जितने समझौते हुए, लाहौर वार्ता, उस सारे में यही है कि आप आपसी मसले बातचीत से सुलझाएं। लेकिन ये आतंकवादी हमला करके, झूठे प्रचार करके कि भारत ने ही एक फॉल्स अलार्म करने के लिए हमला करवाया है अपने आप पे, तो इस बात पे कड़ी झाड़ पड़ी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और दुनिया की जो सबसे ताकतवर संस्था है, सबसे जो उच्च संस्था है, जहाँ की मसलों पर बातचीत होती है, मसलों पे एक निर्णायक कह सकते हैं कि एक स्टैंड दिया जाता है, वो निर्णायक स्टैंड में पाकिस्तान पूरी तरह हार गया। जी, सबसे अहम बात यहाँ पर अखिलेश ये भी है कि दो देशों के जो द्विपक्षीय मुद्दे होते हैं उन्हें आपस में सुलझाना चाहिए। किसी तीसरे की हस्तक्षेप या मध्यस्थता का मतलब तब तक नहीं बनता जब तक दोनों देश खुद ना चाहें। और पाकिस्तान की आदत हमेशा से है कि मल्टीलैटरल फोरम्स पर कश्मीर की राख को लापना। खैर ये तो दूसरी बात हुई, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिन सवालों के जवाब अगर इंटरनेशनल फोरम पर पूछे गए और पाकिस्तान के पास उसके जवाब नहीं है, तो अपने ही देश की किरकिरी इस तरह की संस्था के सामने होना, वहां की आवाम भी ये देखती होगी। निश्चित तौर पे पाकिस्तान की आवाम को तो लगातार ये लग रहा है कि हमारे देश के जो शासक हैं, वो शासक पीछे छूट गए हैं। उनकी जो पुरानी चाल थी, मैनूवरिंग होता था, दुनिया की का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल गया। उसके बाद अभी दुनिया के दो बड़े क्षेत्रों में बड़े बड़े संघर्ष चल रहे हैं कि इजराइल का संघर्ष, जिसके चलते पूरा मध्य पूर्व परेशान है, उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच का झगड़ा, इसके चलते पूरी दुनिया का लॉजिस्टिक चेन प्रभावित है। और पाकिस्तान जिसको कि दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है, एक तरीके से आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, ऐसे में पाकिस्तान के लोगों को निश्चित तौर पर ये लग रहा है, लगातार लग रहा है, आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया को, और यहाँ तक कि अब इस हमले के पहले पाकिस्तान के चैनलों को आप देखेंगे तो लोग सवाल पूछते नजर आते थे पाकिस्तान की सरकार से। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है पाकिस्तान की जनता के लिए कि जिसमें कि उन्हें अपने शासकों से सवाल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अंदर अंदर ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। कल ही एक मस्जिद में, लाल मस्जिद है, उस लाल मस्जिद में पाकिस्तान के एक मौलवी ने पूछा तो कोई भी ऐसा नहीं था, शायद ही एक दो आदमी ऐसे थे। अच्छा अखिलेश, एक चीज और समझने की है, क्योंकि भारत जिस तरह से कूटनीतिक लिहाज से कई अहम फैसले लेता है और उसकी तारीफ होती है, उस कूटनीतिक अप्रोच को इंटीग्रेटेड माना जाता है, लेकिन इस तरह की कूटनीति पाकिस्तान कभी भी नहीं कर पाया, अन्य देशों के साथ भी नहीं और भारत के साथ तो कभी भी नहीं। इस कूटनीतिक विफलता को भी आप देखते हैं, जो कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है, हताशा है, जहां सीमा पार वो लगातार सीज फायर जो LOC है उस पर उल्लंघन कर रहा है सीज फायर का। और यहाँ पे अगर बात देखी जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर जो एक कंसोलिडेशन की बात सोची थी पाकिस्तान ने कि उसे ये संवेदना मिलेगी, उसका दावा और जो पासा है वो उल्टा पड़ गया। देखिए, निश्चित तौर पे आपकी कूटनीति भी तभी सफल होती है जब आपके पास एक सकारात्मक कुछ कहने के लिए पॉइंट होता है। पाकिस्तान के पास सकारात्मक करने के लिए कुछ पॉइंट है ही नहीं।
न तो अपनी देश की जनता के प्रति कुछ सकारात्मक, न ही विदेश के प्रति सकारात्मक, न ही सार्क के प्रति सकारात्मक। तो हर जगह अगर नकारात्मक भाव रखेंगे आप और दुनिया के सभी देशों को सिर्फ इसलिए ब्लैकमेल करेंगे कि आपके यहाँ कुछ आतंकवादी रहते हैं, आपके यहाँ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोग रहते हैं जो कि जगह के दुनिया में कहीं भी फसाद खड़ा कर सकते हैं, तो इस बात पे पाकिस्तान लगातार देशों को ब्लैकमेल करता रहा है, खास करके पश्चिमी दुनिया को, अमेरिका जैसे देशों को। तो उसका खामियाजा दुनिया ने देखा। आज भी देखते हैं कि कई जगह जो आतंकवादी हमले होते हैं उसके बाद उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में आपकी कूटनीति का, पाकिस्तान की कूटनीति का विफल होना बहुत ही लाजिमी है। और आज पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज है। देखिए, भले ही रणनीतिक कारणों से एकाध देश उसके खिलाफ कुछ नहीं बोले, लेकिन दुनिया का हर देश ये समझता है कि पाकिस्तान आज एक तरीके का शैतान राष्ट्र बन गया है, रोग स्टेट बन गया है, जहां की आतंकवादी पलते हैं, जहां सेना का काम सिर्फ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना है और वहां की सरकार सिर्फ सेना के लिए समर्पित है। वहां की सेना के हाथ में एक देश है और उस देश के माध्यम से वो अपना एक चीज बहुत अहम तौर पर समझना चाहूंगी, बहुत संक्षिप्त में, पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी किरकिरी करवाई है और भारत की धाक के आगे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में बिल्कुल पाकिस्तान की नहीं चली। और जो क्लोज डोर मीटिंग हुई, क्योंकि अगर हम यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा वर्किंग पैटर्न समझें, कोई रेजोल्यूशन नहीं आया, कोई बयान सामने नहीं आया, तो इस बात की तस्दीक इसी लहजे से होती है अखिलेश की अपनी ही बात को मुख्य तौर पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ पाकिस्तान रख ही नहीं पाया। देखिए, निश्चित तौर पे उसका कुछ न कुछ बिंदु आएंगे अभी सामने, लेकिन निश्चित तौर पे जो क्लोज डोर मीटिंग भी होती है उसकी बातें कुछ अनौपचारिक तौर पे लोगों को बताई जाती है। और उस क्लोज डोर की मीटिंग का नतीजा एक अनौपचारिक तौर पे इसलिए बताया जाता है ताकि ये दुनिया शून्य में न रहे कि कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए इस क्लोज डोर मीटिंग कहने के बावजूद भी कुछ चीजें बाहर आई हैं और इसी के चलते हम ये जान रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह कटघरे में खड़ा हुआ है। अब निश्चित तौर पे आगे कुछ और बैठकें होंगी और उन बैठकों से ये नतीजा क्या, आगे का कदम क्या होगा। निश्चित तौर पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पे अभी काफी बढ़ गया है और पाकिस्तान के प्रतिनिधि तो खुद ही थे जो उन्हें सारी चीजें झेलनी पड़ी है, भारत उसमें नहीं था। तो अब ऐसी और एक बहुत ही विडम्बनात्मक स्थिति ये है अखिलेश, इसी के साथ हम ये चर्चा खत्म करेंगे कि जो उनकी नेशनल असेंबली है वहाँ पर चर्चा चल रही थी डिफेंस बजट को लेकर। डिफेंस बजट वो घटा चुके हैं, उसके बावजूद लगातार गीदड़ भपकी दे रहे हैं भारत को कि हमारे पास एटमी बम है, और उनके सांसद ने ही उन पर सवाल उठा दिया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के। तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार जिस मुद्दे को पाकिस्तान ने क्लोज डोर उठाने की कोशिश की, उसके बाद रेजोल्यूशन और अभी कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन कई ऐसे कड़े सवाल थे जो भारत के पक्ष में जाते हैं जिनका जवाब पाकिस्तान नहीं दे पाया। बढ़ते आगे बात करते हैं पंजाब की, जहां आईएसआई समर्थित सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने केंद्रीय एजेंसी के साथ एक संयुक्त अभियान चलाकर आतंकवादी सामग्री का एक जखीरा बरामद किया। एसबीएस नगर के टिब्बा नांगल कुलार रोड के पास जंगली इलाके में खुफिया ऑपरेशन में सफलता मिली। इस दौरान 2 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, 5 P-86 हैंड ग्रेनेड और एक वायरलेस कम्युनिकेशन सेट मिला है। प्रारंभिक जांच में संकेत आते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई और सहयोगी आतंकी संगठन पंजाब में स्लीपर सेल को रिवाइव करने के लिए कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चला रहे थे। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए। गुरमीत, पंजाब पुलिस की ये बड़ी सफलता है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह का एक्सप्लोसिव जखीरा बरामद हुआ है, बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। जी आंचल, देखिए इसे बड़ी सफलता भी कहा जा सकता है एक तरफ, और एक तरफ चिंता का विषय भी कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 4-5 महीने में पंजाब में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और उसे बस्ट करने में पंजाब पुलिस को सफलता तो मिली है, मगर ये इतना बड़ा जखीरा कैसे आया, कहां से आया, कौन लेकर आया, इसे लेकर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि ये कंडी का इलाका है पंजाब में, जिसे नंगल कुलार रोड जो है एसबीएस नगर में, ये नवा शहर, बंगा, बलाचौर, ये पूरी बेल्ट वहां पर पड़ती है और यहाँ पर जंगलों का बहुत बड़ा एरिया है। जंगल यहाँ पर काफी ज्यादा एरिया में जंगल फॉरेस्ट एरिया कवर करते हैं। तो ऐसे में जो स्टेट ऑपरेशन सेल है उसका अमृतसर में दफ्तर है और अमृतसर से और सेंट्रल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके ये ऑपरेशन चलाया गया और नवाशहर, जो कि तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है अमृतसर से, वहां पर ये बड़ा जखीरा बरामद हुआ है, जिसमें आप पहले ही हमारे दर्शकों को बता चुके हैं कि 2 आरपीजी, 2 आईईडी और 5 हैंड ग्रेनेड के साथ एक वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद किया गया है। और ये जो है लगभग उसी पैटर्न पर लग रहा है जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में, या यूं कहीं पिछले कुछ महीनों में अलग अलग पंजाब पुलिस के थानों में कथित हमले हुए हैं और उसमें आरपीजी अटैक भी शामिल है। तो ऐसे में ये आरपीजी जो बरामद हुआ है, आईईडी जो बरामद हुए हैं, क्या पंजाब में एक और घटना को, वारदात को अंजाम दिया जाना था, या फिर 22 अप्रैल को जो हालात पैदा हुए हैं देश में, उस क्रम में कुछ किया जाना था? तो इसे लेकर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि पंजाब पुलिस का यह कहना है कि ये सब कुछ जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रहा है, इसके तार पाकिस्तान स्थित आईएसआई से जुड़ते नजर आ रहे हैं और ये जो जितना भी जखीरा बरामद हुआ है, ये पाकिस्तान की ओर से ही भारत में आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बडगाम में सुरक्षा बलों ने कल देर शाम हथियार और गोला बारूद के साथ आतंकवादियों की मदद करने वाले 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने बुचीपोरा कावूसा में नाका चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को अपनी गिरफ्त में लिया। दोनों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इस बीच जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 244 चिन्हित सिविल डिफेंस जिलों में 7 मई 2025 को सिविल डिफेंस अभ्यास और रिहर्सल आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये अभ्यास गांव स्तर तक आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। सुरक्षा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न नागरिक सुरक्षा उपायों की संचालनगत जो प्रभाविकता है और समन्वय क्षमता है, उसका आकलन और परीक्षण करना है। सबसे पहले एयर रेड वार्निंग सायरन को चालू किया जाएगा। इसका मतलब है कि हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। मॉक ड्रिल में छात्रों और आम नागरिकों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट के उपाय किए जाएंगे। इसका मतलब है कि हमले के दौरान रोशनी बंद कर क्रैश ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी से छिपाने की व्यवस्था भी होगी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना लोगों को बताई जाएगी और इसका अभ्यास भी करवाया जाएगा। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। लगातार 12वें दिन सीजफायर का उल्लंघन किया गया। पिछली रात भी उसने बिना उकसावे के फायरिंग की। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मंढेर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों की से गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत पहलगाम हमले के बाद आतंकिस्तान की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद चिनाब नदी का पानी रोक दिया। केंद्र सरकार ने चिनाब नदी का पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध जो है उसके सभी द्वार बंद कर दिए हैं। बांध के सभी द्वार बंद करने के बाद रामबन में नदी सूख गई। जम्मू के रियासी में बने सलाल बांध के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। ऐसे में भारत ने 2 दिन में 2 बांध बंद कर चिनाब का पानी पड़ोसी मुल्क से जाने से रोक दिया। इससे पहले केंद्र सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए श्रीनगर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। अश्विनी, एक बार फिर भारत ने जैसे हम कहें हुक्का पानी बंद करने पर एक और आगे स्टेप लेते हुए चिनाब नदी का पानी जो है उसे भी बंद कर दिया। यहाँ तक कि जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराई तो हुई है, अब तो पानी को भी मोहताज होगा पाकिस्तान। निश्चित तौर से
आंचल अगर देखें, जब पानी सर के ऊपर बहने लगता है तो जब देशों के आँख का पानी मर जाता है, जब आदमी की आँख का पानी सूख जाता है, यानी पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क का, तो उसको पानी के लिए मोहताज होना पड़ता है। पानी सिर के ऊपर तब बहा जब 22 अप्रैल को निर्दोष लोगों की आतंकवादी घटना में हत्या हुई। इस आतंकवादी हत्या के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को अबयान पर रखा, स्थगित कर दिया, और उसका परिणाम पाकिस्तान देख रहा है। साफ तरीके से अगर देखें तो रन ऑफ द रिवर ये प्रोजेक्ट है, चाहे वो सलाल हो, चाहे वो बगलिहार हो, चाहे वो किशनगंगा हो। भारत ने 1960 में जब सिंधु जल समझौता हुआ तो उसके बाद इन सारे प्रोजेक्ट्स की, चाहे वो क्षमता बढ़ानी हो या इन प्रोजेक्ट्स की जो है अन्य उन्नयन करना हो, इन सब में पाकिस्तान की कहीं ना कहीं दखलंदाजी होती थी। पाकिस्तान हमेशा इसमें अड़ंगा लगाता था। सिंधु जल समझौते के बाद से बगलिहार सलाल प्रोजेक्ट जो हैं, उनके डैम के सिल्ट जो है, जो गाद है, उसकी भी सफाई पाकिस्तान ने नहीं होने दी थी, क्योंकि दोनों देशों को मंजूरी लेनी होती थी। पाकिस्तान इस पर अड़ंगा लगाता था। सूत्रों की अगर बात करें तो एनएचपीसी ने 1 मई से लेकर 3 मई तक इन दोनों जो है डैम का सिल्ट सफाई का काम किया, गाद हटाने का काम किया। गाद हटाने के बाद जो थी, इसकी जानकारी पाकिस्तान को दी जानी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। और सिल्ट हटाने के बाद की भी जो स्थितियाँ होती, अचानक पानी बढ़ सकता है। उसके बाद जब हमारे जो जलाशय थे, जहाँ पर सिल्ट, जहाँ पर तलछट, जहाँ पर गाद समाप्त हुई, वहाँ पर जब पानी भरा गया तो पानी के लिए मोहताज हो गया। अखनूर के आगे सियालकोट की तरफ बहने वाली चिनाब नदी पूरी तरीके से सूख गई थी। 1.5 फुट से 2 फुट कल पानी था। लोग वहाँ पर चहलकदमी करते हुए देख रहे थे, वहाँ पर घूम रहे थे। स्थिति ये है कि भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट, कम से कम आधा दर्जन डैम प्रोजेक्ट हमारे अभी पेंडिंग है, केवल सिंधु जल बंटवारे की तरह से। सिंधु जल समझौता कभी भी भारत के पक्ष में नहीं रहा, ये यहाँ के स्थानीय राजनीतिज्ञ भी कहते हैं, जल विशेषज्ञ भी कहते हैं। अब जब भारत सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का उपयोग अपने हिस्से में कर सकेगा, अपनी इच्छा के मुताबिक कर सकेगा, अपने डैम को तेज़ी से वो और बना सकेगा, अपने डैम को जो है बड़े डैम में कन्वर्ट कर सकेगा, जिसमें बड़े बड़े रिजर्वायर्स भी होंगे, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। और पाकिस्तान ने इसी डर से हमेशा कहा है कि पानी अगर रोका गया तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लेकिन भारत ने एकदम साफ कर दिया है कि यहाँ खून बहे और वहाँ फ्री में पानी बहे, ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान की कमर टूटेगी। आँख का पानी मरा है उसके, पानी हमारे सर के ऊपर नहीं बहेगा, पानी कर दिया जाएगा। और वो डिप्लोमेटिक लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर, मार्शल लेवल पर, आर्मी के लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, हर तरीके से पाकिस्तान पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो हम मान सकते हैं कि जिस तरह से चिनाब का पानी रोका गया, ये भारत का क्लियर इंटेंशन और क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को। और सबसे अहम बात अश्विनी आपसे जानना चाहेंगे कि सीमा पर अपनी सेना को लगातार जो है उसकी तैनाती बढ़ा रहा है पाकिस्तान, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, लेकिन पानी के जिस हथियार का इस्तेमाल भारत ने कूटनीतिक लिहाज से किया, इसका कोई सानी नहीं और इसका कोई जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत और हम कहते हैं हुकत भी पाकिस्तान के पास नहीं। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो आगाज है, अंजाम अभी पाकिस्तान को देखना है। सिंधु का जो तीनों नदियों का जल का 80% वो उपयोग करता था, वो पानी के लिए तरस जाएगा। इसके लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई जा चुकी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और साथ ही साथ जल संसाधन मंत्रालय में इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि किस तरीके से हम अपने जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। एक चीज़ मैं और कहूँगा, अगर जो हमारे डैम प्रोजेक्ट जो जितने भी हैं वो पेंडिंग हैं, जिन पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अड़ंगे रहते थे, जिन पर सिंधु जल बंटवारे की वजह से उन पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता था, उन सबको अगर निश्चित अवधि के पहले और निश्चित अवधि तक भी पूरा कर लिया जाता है तो न केवल पूरी घाटी रोशन होगी, बल्कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सब अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने के बाद जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं पावर हाउस ऑफ द नेशन बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक नेमतें हैं, जहाँ की जो नदियाँ हैं वो अभी तक तो उनकी नदियों के गति से ही हम बिजली पैदा कर रहे हैं। जब बड़े बड़े रिजर्वायर बनाकर, बृहनबाद जैसे डैम बनाकर अगर हम उसको उस पानी का सही इस्तेमाल करते हैं तो जो पाकिस्तान जो है पूरी वहाँ की अर्थव्यवस्था, चाहे वो सिंध की हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो वहाँ के खेतों की हो, उन सब की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बेहद चरमरा जाएगी। और पाकिस्तान युद्ध करने से पहले ही आप ये समझिए कि कमर टूट जाने वाली स्थिति में होगा। ये डिप्लोमेटिक जेस्चर है केवल अभी भारत का, डिप्लोमेटिक जेस्चर अभी उसको पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहा है, पानी कर रहा है। लेकिन ये कहा गया है कि मुंह तोड़ नहीं, कमर तोड़ जवाब दिया जाएगा। कमर टूटेगी। एक चीज आपसे और समझना चाहूंगी अश्विनी, क्योंकि हम स्तर से
बिल्कुल, सामरिक स्तर से, राजनयिक स्तर से। एक चीज़ समझना चाहूँगी, क्योंकि बिना उकसावे के लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, आज 12वां दिन है। अभी मैं अखनूर के किसी व्यक्ति का एक वक्तव्य पढ़ रही थी अखबार के मुहाने से। उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं जिस तरह से चुनाव का जो पानी है उसे रोका गया है, क्योंकि बिना वजह जो मोर्टार, जो छोटे हथियार दागे जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान आवाम को। अखनूर, नौशेरा, रामबन, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर बेकसूर लोग रहते हैं, जो बिना वजह ये सब झेलते आ रहे हैं कई सालों से पाकिस्तान के नापाक मंसूबे। निश्चित तौर से बुजुर्ग वहाँ के बताते हैं आंचल की उन्होंने ये मंजर देखा ही नहीं कि पैदल चुनाव को पार किया जा सके। लोगों ने ये स्थिति ही नहीं देखी। अगर देखें तो 65 सालों में इस तरीके से कभी नहीं हुई कि जब चुनाव को लोग जो है पैदल चल के पार कर रहे हो। चुनाव में वो दृश्य आए हैं, वो विजुअल्स आए हैं जब लोग वहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं, जब लोग उसको नदी को पार कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने कहा कि नदी को खुद आर पार करने की कोशिश लोग न करें। जलस्तर बढ़ सकता है, जलस्तर धीरे धीरे बढ़ेगा, जलस्तर धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। लेकिन ये जेस्चर एकदम साफ है कि हम पानी के लिए मोहताज कर सकते हैं। जो सीज़ फायर वायलेशन की आप बात कर रहे हैं, लगातार 12वें दिन पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन किया है। वो यहाँ पर राजौरी, पुंछ, मेंढर, सूरजकोट और उसके अलावा जो है बारामूला, उड़ी, इन सारे सेक्टर्स में पाकिस्तान ने लाइट आर्म से फायरिंग की है। सेना उसका समानुपातिक जवाब दे रही है। समानुपातिक जवाब के बाद आप ये निश्चित मान के चले कि जब सेना को पूरा का पूरा मैंडेट दिया गया है कि वो अपने हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करके अपने हिसाब से कार्रवाई करे, तो अभी तो आनुपातिक समानुपातिक में सेना लगी है। जब सेना सीमा के पार और सीमा से परे कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर से पाकिस्तान की कमर टूटेगी। आंचल बिल्कुल, और ये कमर टूटना कहीं ना कहीं उसकी उस कूटनीतिक विफलता को भी दर्शाता है। जिस तरह से हमने देखा कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में आज फिर से कश्मीर का राग अलापा और ऐसी जमकर लताड़ लगी है कि शायद दोबारा कोशिश नहीं की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, सीधा श्रीनगर से। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले की, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखकर कई ऐसी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जो अब पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से परहेज कर रही हैं। एयरलाइंस के बयानों और फ्लाइट ट्रैकर डेटा के अनुसार पाकिस्तान के एयर स्पेस से परहेज करने वाली प्रमुख एयरलाइन कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं आपको बताते हैं। एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और जर्मनी की लुफ्थांसा शामिल हैं। लुफ्थांसा समूह की एयरलाइंस ने रॉयटर्स को दिए गए एक बयान में कहा कि वो अगली सूचना तक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से परहेज कर रही हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से ये पता चला कि ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और एमिरेट्स की कुछ उड़ानें अरब सागर के ऊपर से गुजरी और फिर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से बचते हुए अपना रुख मोड़ लिया। माना यह जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस के इस कदम से पाकिस्तान को ओवरफ्लाइट शुल्क से होने वाली आय में भारी नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। खबर महाराष्ट्र, जहां की मायावती सरकार आज अहिल्यानगर जिले में अपनी मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने जा रही है। ये बैठक आदर्श शासिका रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में हो रही है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म चौंडी गांव में हुआ था और इस अवसर को ऐतिहासिक महत्व देते हुए ये पहला मौका होगा जब किसी भी सरकार ने जिले में कैबिनेट मीटिंग बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की अगुवाई में महायुति की सभी 42 मंत्री उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में अहिल्यानगर जिले के समग्र विकास की दिशा में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसमें आधारभूत ढांचे का विस्तार, रोजगार, पर्यटन को बढ़ावा वाली योजनाएं और विशेष रूप से ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्वार जैसे विषयों पर जोर दिया जाएगा। रानी अहिल्याबाई के स्मारकों और उनके शासन से जुड़े स्थलों को एक सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन सर्किट में बदलने की योजना की प्रस्तावना भी की जा सकती है। गौरतलब है कि 2023 में तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महायुति सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया था। ये निर्णय रानी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को सम्मानित करने, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी के गवर्नर्स बिजनेस सत्र को संबोधित किया और कई वैश्विक दिग्गज नेताओं से मिलने के लिए वो इटली में भारतीय प्रवासियों को संबोधन भी दे चुकी हैं। संबोधन के दौरान उन्होंने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में प्रवासी भारतीयों के महत्व का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर जगह भारतीय प्रवासियों को संबंधित अर्थव्यवस्थाओं में बहुत रचनात्मक, सकारात्मक और योगदानकर्ता के रूप में देखा जाता है। Indian diaspora in England
is held in great respect. Indian diaspora anywhere is actually seen as a very constructive, good, positive contributor to the respective economies where they are. And as a result, you bring immense pride to India because of the contribution you're making as law-abiding citizens, as citizens who care and identify yourself with the economy where you are, and equally, culturally and otherwise remain connected with your motherland. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि केवल मार्च 2025 के महीने में ही 1800 करोड़ से अधिक का लेन देन यूपीआई के माध्यम से किया गया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली कितनी मजबूत, विश्वसनीय है। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि आज देश भर में 55 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते सक्रिय हैं। The UPI, the Unified Payment Interface, has grown exponentially. It handles 1,800 crore transactions worth 24 lakh crores just in the month of March 2025. Only 1 month, 1,800 crore transactions, and the value of those transactions are 24 lakh crore, the Pradhan Mantri Jan Dhan account, meaning opening of bank accounts. 55.17 crore people have been given account. Collectively, those accounts own as balance 2.614 lakh crores in their deposits. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नॉर्थ प्लेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली में सिविक एजेंसीज और सरकार द्वारा एनडीएमसी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने संदेश दिया कि दिल्ली में सफाई अभियान को दुरुस्त करने के लिए सबको अब सड़कों पर उतरना होगा। सभी स्वच्छता अभियान में जुड़कर एक बेहतर दिल्ली, सुंदर दिल्ली को सामने लाने का प्रयास करें। दिल्ली में एक बड़ा स्वच्छता अभियान सभी एजेंसीज के द्वारा, सभी सिविक एजेंसीज के द्वारा, सरकार के द्वारा, हमारे सभी घटकों के द्वारा आज हम एनडीएमसी एरिया में यहाँ स्वच्छता अभियान के लिए आए हैं। ये सिंबॉलिक था, परंतु एक संदेश जरूर पूरी दिल्ली में हमने सभी अधिकारियों को दिया, सभी जनप्रतिनिधियों को दिया है कि दिल्ली में सफाई अभियान को दुरुस्त करने के लिए, स्वच्छता को ठीक से लागू करने के लिए सभी को अब सड़कों पे उतरना होगा। सभी अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारी आरडब्ल्यू इस स्वच्छता अभियान में जुड़ें और जुड़ करके एक बेहतर दिल्ली, सुंदर दिल्ली को सामने लाने का प्रयास करें। कुछ दिन पहले तक गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली समेत उत्तर भारत के लोग अब चैन की नींद सो रहे हैं। दरअसल 2-3 दिनों से दिल्ली, एनसीआर और के आसपास के राज्यों का ठंडी हवाओं के साथ रुक रुक कर हल्की बारिश वहाँ हो रही है, जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली के साथ ही नोएडा में भी आज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भागों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदल गया और तेज गर्मी और हीट वेव से मिली लोगों को निजात और बीते 4 दिनों में राज्य के तापमान में 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई हिस्सों में तेज बादलों के गरजने की वजह से और मध्यम और तेज बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में तूफान और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिला के अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत कार्य को संचालित करने का निर्देश दिया। किसी भी तरह का नुकसान होने पर तत्काल अनुग्रह राशि वितरित की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारी सर्वे कर फसल नुकसान का आकलन करें, रिपोर्ट शासन को भेजें ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जल भराव की स्थिति में जल निकासी की व्यवस्था जो है उसको प्राथमिकता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में आज और कल अंतिम सुनवाई करेगा। इस दौरान गुजरात उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश के खिलाफ गुजरात सरकार
कई अन्य दोषियों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करेगी। आपको बताएंगे गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में जो आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे और इसके बाद राज्य में दंगे भड़क उठे। गुजरात हाईकोर्ट के अक्टूबर 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में कई अपील दायर की गई हैं। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 तक हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर देगी, जिसमें बताया गया है कि जिन जजों की नियुक्ति हुई, क्या वो किसी सिटिंग रिटायर्ड जज से जुड़े थे या नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की संपत्ति की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होगी। 1 अप्रैल को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में ये फैसला लिया गया। जिन जजों की संपत्ति की जानकारी पहले मिल गई है, वो भी वेबसाइट पर डाली जा चुकी है। बिहार के कटिहार में समेली प्रखंड कार्यालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक SUV और ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, 2 अन्य घायल। कार में सवार यात्री शादी समारोह से लौट रहे थे जब NH 31 पर समेली ब्लॉक कार्यालय के पास ये दुर्घटना हुई। कटिहार पुलिस SP वैभव शर्मा ने बताया कि सभी मृतक पुरुष थे और वो SUV कार में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने इनकी कार को टक्कर मार दी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वियतनाम दौरे पर हो ची मिन्ह सिटी में पॉलिट ब्यूरो सदस्य और पार्टी सचिव गुएन वान नेन के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि गुएन वान नेन के साथ बैठक सफल रही। भारतीय मंत्री ने अपने विचार साझा किए और भारत और वियतनाम के बीच मित्रता के बारे में सकारात्मक बातचीत को लेकर बताया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, महात्मा बुद्ध के अवशेषों की हांगकांग में होने वाली नीलामी ने भारत सहित दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वालों को नाराज कर दिया। 7 मई को होने वाली इस नीलामी को रुकवाने के लिए केंद्र सरकार ने सांस्कृतिक मंत्रालय ने सख्ती दिखाई। वहीं संस्कृति मंत्रालय ने नीलामी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पुरातात्विक धरोहरों में शामिल होने के चलते इनकी बिक्री प्रतिबंधित है। इसी का सहारा लेते हुए महात्मा बुद्ध से संबंधित ऐतिहासिक धरोहरों की नीलामी को रोकने के लिए सरकार ने कानून का सहारा लेते हुए नोटिस जारी किया। संस्कृति मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। ये नीलामी हांगकांग के सोथ बीथ में होनी है। महात्मा बुद्ध से संबंधित इन अवशेषों की कीमत लगभग 100 करोड़ बताई जा रही है। गौरतलब है कि ये अवशेष भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु के पिपिरवा स्तूप की खुदाई में मिले थे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते महीने हुई हिंसा के बाद से ममता सरकार लगातार सवालों के कटघरे में थी। इतनी बड़ी हिंसक घटना के बाद राज्य की CM ममता दीदी को 1 महीने बाद मुर्शिदाबाद की याद आई और वो वहां लोगों से मिलने पहुंची। घटना के बाद से ममता दीदी मौलानाओं के कार्यक्रमों में शामिल हुई और ना जाने कितने सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत की। लेकिन 1 महीने बाद मुर्शिदाबाद पहुंचने पर बीजेपी समेत सभी विपक्षी दलों ने ममता दीदी को जमकर घेरा है। ममता को मुर्शिदाबाद के करीब 1 महीने बाद आई याद। ममता बनर्जी ने किया हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा। भाजपा ने ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद दौरे पर उठाए सवाल। भाजपा ने ममता के मुर्शिदाबाद दौरे को बताया दिखावा। मुर्शिदाबाद हिंसा के करीब 1 महीने बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
हिंसा पीड़ितों की सुध लेने पहुंची। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से इतने दिनों तक दूरी क्यों बनाए रखी। जब पत्रकारों ने ममता बनर्जी से मुर्शिदाबाद हिंसा पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं होने की दलील देकर बचने की कोशिश की। मुर्शिदाबाद के दौरे को लेकर सीएम ममता ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वो पहले भी दौरा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने स्थिति सामान्य होने तक का इंतजार करना उचित समझा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद हिंसा के प्रभावित इलाकों का दौरा करने पर तंज कसा है। ममता बनर्जी के दौरे पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घड़ियाली आंसू बहाने के लिए मुर्शिदाबाद गई हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में हिंदू सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी वोट की राजनीति करती हैं, लाशों पर, धर्म पर ये वोट की राजनीति करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। बांग्लादेशी, रोहिंग्या सबके लिए रेड कारपेट बंगाल में बिछा के रखी। पूरे बंगाल में हिंदुओं के अंदर एक आक्रोश है। तो 27 दिन बाद ममता बनर्जी घड़ियालू आंसू बहाने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंची, औपचारिकता पूरा करने के लिए। इस बीच पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। 8 तारीख को घटना घटा, आज हो गया आपका 5 तारीख को आप जा रहे, तो ये हिंदू तो समझ ही रहे, आपका प्रायोरिटी लिस्ट में हिंदू कहाँ है? नीचे है, इधर ऊपर 30% है, सिर्फ मुसलमान होना है, वो आपका प्रायोरिटी है। आप सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करते हैं, मुसलमान के लिए भी आपका कोई भी चिंता नहीं है। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रही भीड़ में शामिल उपद्रवी तत्वों ने जमकर पथराव और आगजनी की थी। उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों और दुकानों पर भी हमला किया था। इस हिंसा के कारण कई परिवारों ने इलाके से पलायन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में आज भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के परिणाम स्वरूप भारत खुद का 4G स्टैक तैयार कर रहा है। चीन, कोरिया, स्वीडन और फिनलैंड के बाद ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश है। केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा कि भारत का इरादा आने वाले दिनों में दुनिया के सभी कोनों में निर्यात करना है। 2 दिन तक चलने वाले भारत टेलीकॉम के 22वें संस्करण में दूर संचार क्षेत्र से जुड़ी देश विदेश की जानी मानी कंपनी और स्टार्टअप्स भाग ले रहे हैं। Bharat Telecom 2025 conference, bringing together our telecom giants, our startups, our manufacturers, our innovators into one dynamic platform. Innovation has become India's hallmark today. When other countries had given up the capability of creating their own domestic 4G stack, the Prime Minister's resolve has resulted in India producing her own 4G stack, only the 5th country in the world to do so after China, Korea, Sweden and Finland. And that 4G stack today is being executed by BSNL across 100,000 sites, both the core and the RAN, and therefore India has a new robust technology platform which we intend to hopefully export to all corners of the world in the days to come. रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कुछ खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला किया। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भविष्य में दी जाने वाली $2.2 अरब की वित्तीय सहायता पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। ट्रंप ने इसे संघीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कहा कि ऐसी यूनिवर्सिटी को सरकारी फंडिंग का अधिकार नहीं। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलने वाले फंड की समीक्षा शुरू कर दी। इसके साथ ही ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड को कुछ नीतिगत बदलाव करने के लिए कहा, जिसका पालन नहीं करने पर फंडिंग रोकने की धमकी दी गई थी। ये मामला तब और गरमाया जब हार्वर्ड के प्रोफेसर्स ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए इसे असंवैधानिक और यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर हमला बताया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रिस्क्रिप्शन दवा निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नए नियमों के तहत देश में दवा संयंत्रों को मंजूरी देने में लगने वाले समय को कम करना है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कार्यक्रम के दौरान आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो आने वाले हफ्तों में दवाओं की लागत के साथ साथ दवा शुल्कों पर भी घोषणा करेंगे। पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर की आयात की जांच शुरू की, क्योंकि वो दोनों क्षेत्रों पर शुल्क लगाने की सोच रहे हैं। इजराइल अब गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए बड़े स्तर पर हमले शुरू कर सकता है। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि उनकी सुरक्षा कैबिनेट ने पूरे गाजा पर अनिश्चित समय तक वहां बने रहने की जो योजना है उसे मंजूरी दी है। ये योजना हमास से बंधकों को मुक्त कराने और इजराइल की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ाने के इजराइल के प्रयासों का हिस्सा है। इस योजना में सैन्य हमले के जरिए सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गाजा में से विस्थापित करना भी शामिल है। योजना लागू हुई तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल के सैन्य अभियान का विस्तार होगा। इससे पूरे क्षेत्र में नया तनाव फैलने के साथ ही गाजा में मानवीय संकट बढ़ सकता है। इजराइल ने यमन के हूती नियंत्रित हुदैदा बंदरगाह पर बड़ा स्ट्राइक किया। इस हवाई हमले के बाद बंदरगाह में भीषण आग लगी। वहीं इजरायली सेना ने यमन की ओर से तेल अवीव हवाई अड्डे पर किए गए ताकतवर मिसाइल हमले का जवाब दिया। खबरें खेल जगत से। तैराकी का पावर हाउस माने जाने वाले कर्नाटक ने अपेक्षित प्रदर्शन करते हुए बीपाट स्विमिंग पूल में आयोजित प्रतियोगिता में 7 में से 4 स्वर्ण अपने नाम किए और पदक तालिका में शीर्ष पर अपनी जगह बनाई। गया में अदिति सतीश हेगड़े ने लड़कियों के 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीतकर गत चैंपियन महाराष्ट्र के विजयी अभियान की शुरुआत की। नई दिल्ली में 23वीं एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप और 22वीं एशियाई पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप की सोमवार से शुरुआत हुई। ये प्रतियोगिता 10 मई तक चलेगी। इस टूर्नामेंट में 14 देशों के शीर्ष एथलीट भाग ले रहे हैं। आर्म रेसलिंग, जिसे आम भाषा में हम सभी पंजा लड़ाना के नाम से जानते हैं, ये खेल अब देश में एक नई करवट लेने के लिए तैयार है, जिसके पीछे इस खेल का तेजी से विस्तार है। इस कड़ी में दिल्ली अब मुख्य केंद्र के तौर पर सामने है, क्योंकि यहां 23वीं एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप और 22वीं एशियाई पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन एक साथ हो रहा है। सोमवार को उद्घाटन के साथ ही मुकाबलों की शुरुआत भी हो गई। इस मौके पर आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष प्रीति झंगानिया, फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी सहित पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया भी मौजूद रहे। आर्म रेसलिंग है, ये देखा जाए तो हिंदुस्तान का गेम है, पंजा लड़ाना। पंजाब में काफ़ी फेमस था। मैं नियर राजस्थान का हूँ, बॉर्डर पे हूँ पंजाब से। तो ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताते थे, हमने खुद ने खेला है और इस गेम को एक मॉडिफाई किया है। इसको एक प्लेटफॉर्म मिला, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ग्रास रूट तक फिर से ये गेम जाएगा। वहीं आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व महासचिव लक्ष्मण सिंह भंडारी के मुताबिक ये खेल जिस तरह से लगातार अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है, उसके बेहतर नतीजे विश्व स्तर पर देखने को मिलेंगे। ग्रासरूट लेवल पे भी हम स्कूल क्लब लेवल के बच्चों को भी हम लोग वो कर रहे हैं, और साथ में हम लोग जो हमारी स्टेट यूनिट्स हैं वो भी बहुत मेहनत कर रही है इसको आगे करने के लिए, और गवर्नमेंट से भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको इंक्लूड कराने के लिए। और जल्द ही जो है ऑल इंडिया पुलिस गेम में ऑलरेडी गेम आ चुकी है, फायर गेम में ये आ चुकी है, प्लस मिनिस्ट्री से भी जल्दी आ जाएगी, और हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी गेम में भी इसको इंक्लूड करने का हमारा प्रयास चल रहा है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी हैं, गेम हमारी कराती ही रहती हैं वो। इस टूर्नामेंट में 14 देशों के शीर्ष एथलीट भाग ले रहे हैं। भारत के अलावा इस प्रतियोगिता में ईरान, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल और जॉर्डन शामिल है। ये प्रतियोगिता 10 मई तक चलेगी। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक,
देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। आज वर्ल्ड अस्थमा डे यानी विश्व दमा दिवस है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दमा के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाना है। आवश्यक है कि अस्थमा के जो रोग है उसके लक्षण जल्द पहचान में आए और सही समय पर इलाज शुरू हो। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज विश्व दमा रोग दिवस है। इसका उद्देश्य है दमा यानी अस्थमा के विषय में लोगों को जानकारी और जागरूकता देना। दमा एक फेफड़ों की बीमारी है जो व्यक्ति में कई जटिल लक्षण उत्पन्न कर सकती है। यदि इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। आज विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का आज विशेष कारण ये है कि विश्व अस्थमा के लिए ये एक नया थीम दिया गया है कि मेक यूज़ ऑफ इनहेलेशन थेरेपी बाय ऑल। अस्थमा जो एक ऐसी बीमारी है जो सांस के बीमारी कही जाती है। इसमें सांस लेने में रोगी को दिक्कत होती है और उसके इलाज के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर ये सांस को कंट्रोल करने की दवाइयां हैं जिन्हें हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं, और इसके साथ साथ हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स हमारे जो हैं वो गोलियों में भी अवेलेबल हैं और इनहेलर फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, मगर जो अस्थमा के लिए स्टीरॉयड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर हमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह बहुत ही मिनिमम होते हैं और ना के बराबर होते हैं। दमा होने पर किसी विशेष संवेदी तत्व के संपर्क में आते ही व्यक्ति की श्वास नलिकाओं में सूजन आ जाती है। इस कारण से श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है और व्यक्ति को सांस लेने में समस्या और कई लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अस्थमा के लिए दो चीज़ें हैं कि एक तो अस्थमा का अटैक हो तो एकदम इलाज किया जाए, दूसरा अस्थमा के अटैक को प्रिवेंट किया जाए। तो अस्थमा को अटैक को प्रिवेंट करने के लिए तो जो एक्सपोजर फैक्टर्स हैं उनसे हमें बचना है। अगर हमें धुएं वाली जगह पर नहीं जाना, सिगरेट स्मोक नहीं करनी और हमें धुएं में काम नहीं करना, और अगर हमारा कोई काम ऐसा है जिसके अंदर जैसे परफ्यूम्स वगैरह हैं उनसे भी होता है, कई लोगों को खाना बनाने में मसालों से भी होता है, तो उससे बचना है। तो उसके टाइम खाना बनाते समय आप अपना मुंह अच्छी तरह से कपड़े से ढक सकते हो ताकि आपको कम गंध उसकी आए। अस्थमा में उचित और प्रभावशाली इलाज के साथ बचाव की भी आवश्यकता होती है, इसलिए कुछ सावधानियों का पालन दमा रोगियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सही समय पर सही इलाज, जीवन शैली में बदलाव और जागरूकता, इन सभी से दमा यानी अस्थमा को नियंत्रित करना संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।